नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो देश और बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है, यानी संघ प्रमुख मोहन भागवत का बंगाल दौरा। वहीं महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और विपक्ष पीछे रह गया। दूसरी ओर परमाणु शक्ति होने का दावा करने वाली पाकिस्तानी सेना अपनी रणनीतिक हार छुपाने में जुटी हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने कहा है कि भारत के दबाव के बीच उन्हें अल्लाह की मदद मिली और यही दैवीय हस्तक्षेप उनकी रक्षा कर गया। और देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कफ सिरप मामला गरमाया, विपक्ष ने घेरा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर उतर आए। और बड़ी खबर एयर इंडिया से, जहां AI 887 फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट को वापस दिल्ली लौटना पड़ा और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना बोली, यूनुस की शह से बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले, आतंकियों को जेल से रिहा किया गया, सरकार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रही। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में राष्ट्रपति ट्रंप की फोटो फिर हुई अपलोड, इसमें उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की भी तस्वीर शामिल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मई में भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष में अल्लाह की मदद का किया दावा। कहा, भारत से संघर्ष में अल्लाह की मदद मिली, नहीं तो हालात बिगड़ जाते। लिव इन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ये ठीक बात नहीं। शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं, इसकी आदर्श उम्र 19 से 25 साल। यूक्रेनी सेना की कैद में गुजरात का छात्र, वीडियो भेजा, कहा ड्रग्स केस में फंसाकर मुझे रूसी सेना ने जबरन भर्ती कराया, जंग पर भेजा। और अब खबरें विस्तार से। देश और बंगाल में चर्चा का बड़ा मुद्दा बना संघ प्रमुख मोहन भागवत का बंगाल दौरा। उन्होंने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन धर्म और संस्कृति हमेशा बनी रहती है। हर हिंदू का कर्तव्य है कि वो धर्म और संस्कृति की रक्षा करे। भागवत ने बाबरी मस्जिद मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसे फिर से उठाना सिर्फ राजनीतिक साजिश है और ये न हिंदुओं के लिए है न मुसलमानों के लिए। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सुलझ चुका है और इसे फिर उठाना दोनों समुदायों के लिए खतरनाक हो सकता है। देश और बंगाल में इस वक्त चर्चा का बड़ा मुद्दा है संघ प्रमुख मोहन भागवत का बंगाल दौरा। रविवार को उन्होंने कई अहम बातें कही जो सीधे हिंदू समाज, धर्म और राजनीति से जुड़ी हुई है। भागवत ने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन धर्म हमेशा बना रहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करना हर हिंदू का कर्तव्य है। उन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद मामले का जिक्र किया और कहा कि इसे उठाना सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, ये न हिंदुओं के लिए है न मुसलमानों के लिए। उनका कहना है कि इसका मकसद केवल वोट लेना है। भागवत ने स्पष्ट किया कि मंदिर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सुलझ चुका है, फिर इसे फिर से उठाना दोनों समुदाय के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मंदिर मस्जिद की सुरक्षा तो दे सकती है, लेकिन पब्लिक के पैसे से इसका खर्च करना कानून के खिलाफ है। भागवत ने बंगाल में बढ़ते मुस्लिम कट्टरपंथी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बॉर्डर के जरिए आए हैं और ये स्थिति सरकार के लिए चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र देश है और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। संघ मुस्लिम विरोध नहीं करता, बल्कि राष्ट्रवादी और सामाजिक बदलाव के लिए काम करता है। राजनीति बदलना उनका काम नहीं है। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व किसी कट्टरता का नाम नहीं है, ये धर्म और संस्कृति का पालन करना है और इसके कई तरीके हैं। उनका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है ताकि समाज मजबूत बने। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज एकजुट रहेगा तो बंगाल में हालात जल्दी सुधर सकते हैं। भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भी चिंता जताई। बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहाँ की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है, वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना कि नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है।
क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे इस पर नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां की स्थिति बहुत मुश्किल है और वहां के हिंदुओं की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी हिंदुओं से अपील की है कि जितना हो सके सीमाओं में रहकर उनकी मदद करें। मदरसों पर भी उन्होंने बात की। भागवत ने कहा कि मदरसों में आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने असम सरकार के फैसले को सही कहा जो कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू कर रही है। उनका कहना है कि कुछ मदरसे पहले से भारत समर्थक शिक्षा दे रही हैं, लेकिन बाकी को भी ऐसा करना चाहिए। संघ प्रमुख के ये बयान बंगाल की राजनीति, समाज और धार्मिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गए हैं। उनके शब्द स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि धर्म और समाज की एकजुटता से ही देश मजबूत होगा। वहीं महाराष्ट्र में हाल के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर के चुनाव नहीं थे, बल्कि एक साफ राजनीतिक संदेश भी थे। नतीजे दिखाते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और महायुति ने मिलकर विपक्ष को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने 117 नगर परिषद अध्यक्ष पद जीते, जबकि महायुति ने कुल 207 पदों पर जीत दर्ज की। माना जाता है कि ऐसे चुनाव अक्सर बड़े विधानसभा और लोकसभा चुनावों की दिशा तय करते हैं, इसीलिए इन नतीजों का असर केवल नगर निकाय तक सीमित नहीं है। इसके मुकाबले कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का प्रदर्शन कमजोर रहा और वो सिर्फ 44 पदों तक सिमट गए। ये अंतर बताता है कि विपक्ष जमीनी स्तर पर अभी भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत को विकास की राजनीति की जीत कहा। उनका कहना है कि उन्होंने प्रचार के दौरान किसी पर हमला नहीं किया, सिर्फ विकास की बात की और जनता ने उसी को स्वीकार किया। फडणवीस का दावा है कि नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुने गए करीब आधे पार्षद बीजेपी के हैं, जो ये दिखाता है कि पार्टी की संगठनात्मक पकड़ नीचे तक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान इस जीत को और बड़ा राजनीतिक अर्थ देता है। उन्होंने इसे जन केंद्रित विकास मॉडल में जनता के भरोसे के रूप में पेश किया। साफ है कि बीजेपी इस नतीजे को आने वाले बड़े चुनावों से जोड़कर देख रही है और इसे अपनी नीतियों की वैधता के तौर पर सामने रख रही है। हालांकि नेताओं के बीच कुछ संकेत बीजेपी के लिए चेतावनी वाले हैं। नांदेड़ के लोहा नगर परिषद में एक ही परिवार से उतरे बीजेपी के 6 उम्मीदवारों की हार दिखाती है कि सिर्फ चेहरों या प्रभावशाली नामों से हर जगह जीत पक्की नहीं होती। स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नाराजगी अब भी चुनावी गणित बदल सकती है। विपक्ष ने इन नतीजों को स्वीकार तो किया है, लेकिन हार का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ा है। कांग्रेस और शिवसेना ने चुनाव आयोग, ईवीएम और पैसों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये विपक्ष की मजबूरी भी है, क्योंकि फिलहाल उनके पास जनता के बीच अपनी हार का कोई ठोस जवाब नहीं दिखता। और वहीं परमाणु शक्ति होने का दावा करने वाला पाकिस्तान अब अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने कहा कि भारत के दबाव के बीच उनकी सेना को अल्लाह की मदद मिली, जिसने उन्हें संकट से बचाया। इस बयान ने न सिर्फ सैन्य विशेषज्ञों को चौंका दिया है, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की सैन्य सोच पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। असल में ये बयान मई 2025 की उस कार्यवाही की ओर इशारा करता है जब भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पार सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया और पाकिस्तान का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया। भारत अपने लक्ष्य को पूरा करके सुरक्षित लौट आया, जबकि पाकिस्तानी सेना जवाब तक नहीं दे पाई। अब उसी नाकामी को छिपाने के लिए सेना प्रमुख तकनीक और रणनीति की जगह आस्था की कहानी सुना रही है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये बयान सेना से ज्यादा पाकिस्तान के सत्ता तंत्र की कमजोरी दिखाता है। जब सेना अपने ही देश की जनता को ये समझाने लगे कि हार की वजह रणनीतिक चूक नहीं बल्कि दुनियावी तर्क का फेल होना था, तो ये साफ संकेत है कि सिस्टम जवाबदेही से भाग रहा है। ये बयान दरअसल अपने सैनिकों और आम जनता का गिरता मनोबल संभालने की एक कोशिश है। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास ऐसे दावों से भरा हुआ है। 1965 में फरिश्तों की कहानियां, 1971 में साजिश का राग और अब 2025 में दैवीय हस्तक्षेप। हर बार हार हुई, लेकिन आत्म मंथन नहीं हुआ। सेना ने रणनीति सुधारने के बजाय धर्म को ढाल बना लिया। सोशल मीडिया पर इस बयान का असर साफ दिखा। भारत में इसे मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब सिस्टम फेल हो जाए तो पाकिस्तान दुआ मोड पर चला जाता है। वहीं पाकिस्तान के कुछ पत्रकार भी चुपचाप पूछ रहे हैं, अगर अल्लाह ही सब संभाल रही हैं तो अरबों डॉलर का रक्षा बजट आखिर गया कहां?
वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कफ सिरप मामला चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चे पर उतर आए। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सवाल उठाया कि कफ सिरप केस में सरकार का बुलडोजर कहां गिर गया और सत्ता से जुड़े लोगों को बचाया जा रहा है। इसके जवाब में सीएम योगी ने साधारण भाषा में पलटवार किया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में, जो मुद्दों को गलत तरीके से उठाते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा से बड़ी सियासी टक्कर की तस्वीर सामने आ रही है। कफ सिरप मामले पर सदन के भीतर ऐसा तूफान उठा कि माहौल पूरी तरह गर्मा गया। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चे पर उतर आए। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सवाल उठाया कि कफ सिरप केस में सरकार का बुलडोजर आखिर कहां गया और क्या सत्ता से जुड़े लोगों को बचाया जा रहा है। लेकिन इसी सवाल पर सीएम योगी ने ऐसा पलटवार किया कि पूरा सदन गूंज उठा। योगी ने बिना नाम लिए दिल्ली और लखनऊ के दो नमूनों का जिक्र किया और कहा कि दो नमूने हैं देश में, एक दिल्ली में बैठता है तो दूसरा लखनऊ में। दोनों गलत तरीके से मुद्दों को उठाते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। इस मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस आरोपी का नाम कफ सिरप मामले में उछाला जा रहा है, उसका लाइसेंस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ही जारी हुआ था। कुल मिलाकर कफ सिरप का मुद्दा अब सिर्फ दवा का नहीं, सीधा सियासी संग्राम बन चुका है। आपको दिखाते हैं योगी का वो बयान जिसने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया और विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। मैं आपके छेड़ने की स्थिति को उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। अध्यक्ष जी, प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पूरा अध्ययन करके आना चाहिए, सदन की गरिमा का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदी कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं
देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। और एयर इंडिया की AI 887 फ्लाइट को टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद इंजन में खराबी का सामना करना पड़ा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट ने तुरंत SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया और विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि किसी यात्री को चोट या नुकसान नहीं हुआ है और सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एयर इंडिया से आ रही है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली से मुंबई जा रही AI 887 फ्लाइट को तुरंत वापस दिल्ली लौटना पड़ा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान का एक इंजन बंद हो गया था। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पायलट ने तुरंत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP अपनाते हुए विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवा दिया। फ्लाइट ट्रैकिंग के अनुसार यह विमान सुबह 6:10 पर दिल्ली से मुंबई के लिए टेक ऑफ हुआ था और लगभग 6:47 पर वापस दिल्ली में सुरक्षित लैंड कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट में 335 लोग सवार थे। एयरलाइन ने इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण हुई असुविधा के लिए खेद जताया है और यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था की गई है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने किसी भी जोखिम को नहीं लिया और विमान को वापस बुलाने का निर्णय लिया। तकनीकी टीम ने विमान की पूरी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ सक्रिय हुआ और सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इतना ही नहीं, जेद्दा से कोझिकोड जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की भी 18 दिसंबर को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। प्लेन में 160 यात्री सवार थे। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि फ्लाइट IX 398 में टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर में खराबी आ गई, जिससे विमान के टायर फेल हो गए और पायलट ने तुरंत इसकी सूचना कोचीन एयरपोर्ट को दी और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। लैंडिंग सुरक्षित रही और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। आपको याद दिला दें कि एयर इंडिया में हाल ही में सुरक्षा मामलों को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन जाते हुए टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गई थी। उस हादसे में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही सुरक्षित बच पाया था। इसके बाद सभी एयरलाइंस ने सुरक्षा के मानकों को और कड़ा कर दिया है। दिल्ली मुंबई रूट देश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। सर्दी की छुट्टियों के कारण फ्लाइट में अतिरिक्त भीड़ रहती है। ऐसे में तकनीकी खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग यात्रियों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। लेकिन इस बार एयर इंडिया की सुरक्षा टीम और क्रू ने सभी को सुरक्षित ढंग से उतारकर बड़ी राहत दी है। एयरलाइन का कहना है कि विमान की पूरी जांच की जा रही है और सभी प्रभावित यात्रियों को जल्द ही उनके गंतव्य तक पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई समय पर की गई। इस घटना ने एक बार फिर से एयरलाइन की सतर्कता और तकनीकी सुरक्षा की अहमियत को उजागर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।